जय हिंद फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम देखेंगे 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में और जो कि रिलेटेड है आपके डीलिमिटेशन से। इसका सारा फ्रेमवर्क देखेंगे। आखिर डीलिमिटेशन, हिंदी में इसको परिसीमन बोलते हैं। आखिर ये परिसीमन है क्या, इसके कंपोनेंट्स क्या है, आखिर हमें परिसीमन की यानी किसी भी राज्य के लोकसभा या विधानसभा के चुनावी क्षेत्रों को रीएडजस्ट करने की जरूरत, डीलिमिटेशन की जरूरत पड़ती क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, संविधान क्या कहता है, कौन कौन से अनुच्छेद है, कौन कौन से आर्टिकल्स है जो इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 82 देखेंगे, 170 देखेंगे, 330 और 332 देखेंगे। चारों चीजें देखेंगे और देखेंगे कि आखिर ये डिलिमिटेशन करता कौन है, क्या पार्लियामेंट के पास कितनी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है, कमीशन में कौन होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी हिस्ट्री देखेंगे। क्योंकि सारी की सारी बात जो है आज हम 2026 में जो पॉलिटिकली सेंसिटिव ईयर है डिलिमिटेशन का दोस्तों, ये 1976 में और उसके बाद 2001 में डिसाइड हो गया था। आज जो पॉलिटिक्स हो रही है इसके अराउंड वो 2001 और 1976 में डिसाइड हो गया था कि 2026 हार्ट ऑफ पॉलिटिक्स होगा। और अभी तमिलनाडु के सीएम जो विजय हैं उन्होंने लिखा भी है कि देखिए अभी जो लोकसभा में राज्यों का रिप्रेजेंटेशन है, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है, उसको आप फ्रीज कर दीजिए। तो ये बहुत हॉट डिबेट है। और जब भी ये एक्ट बनता है, इंडिया का जो पूरा फेडरल स्ट्रक्चर है, जो संघीय ढांचा है, उसके पूरे इक्वेशन को ये चेंज करने की ताकत रखता है। हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद सारे अमेंडमेंट्स उससे क्या चेंजेज हुए वो देखेंगे। नॉर्थ साउथ प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है कि एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ प्रॉब्लम क्या है और क्यों है, ये भी देखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि साउथ के स्टेट्स का क्या कहना है, उनकी शिकायतें क्या हैं, और फिर देखेंगे कि आखिर 2026 के डिलिमिटेशन पैकेज में है क्या, था क्या, और ये भी देखेंगे कि कैसे इसका वुमेन के रिजर्वेशन से कनेक्शन है। बाकी देखेंगे कि और चीज़ें देखेंगे कि लास्ट में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझना होगा कि ये जो लोकसभा और राज्यसभा के चुनावी क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, जिसके लिए इंग्लिश में एक ही वर्ड है डिलिमिटेशन या फिर रीएडजस्टमेंट ऑफ बाउंड्रीज, ये होता है तो कौन कौन से फैक्टर्स देखे जाते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस बीपीएससी में पूछ सकते हैं ये चारों चीज़। और एक लास्टली हम देखेंगे कि क्या सिर्फ लोकसभा में सीट्स के रीएडजस्टमेंट, स्टेट्स का लोकसभा में क्या नंबर होगा, सिर्फ डिलिमिटेशन यहीं तक सीमित है या फिर डिलिमिटेशन में क्या क्या है। तो ये चार चीज़ें हैं दोस्तों। इन चारों चीज़ों को बहुत ध्यान से चीज़ समझेंगे तो ये पूरा का पूरा जो क्लास है आज का, ये इसके अराउंड सेंटर्ड होने वाला है। तो कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ डिलिमिटेशन को नहीं समझेंगे, पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी को समझ लेंगे। और इसके साथ जब भी ये एक्ट बनेगा, जब भी इस पे अगर आज का पूरा आप क्लास कर लेते हैं, तो जब भी इसके बाद कोई डेवलपमेंट होगा तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बात की गारंटी इधर से उधर जाती है, उधर से जो गारंटी आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि हम पूरा का पूरा क्लास समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि डीलिमिटेशन का होता क्या, व्हाट इज डीलिमिटेशन, डिलिमिटेशन है क्या दोस्तों। इसका हिंदी में मतलब होता है, यहाँ पे मैंने गूगल खोल के रखा है, हिंदी मीनिंग है इसका परिसीमन या सीमांकन, यानी चुनावी क्षेत्रों को, देश के चुनावी क्षेत्रों को जब लोकसभा या विधानसभा के लिए चुनाव होता है तो उनके चुनावी क्षेत्रों के जब हम बाउंड्रीज को यानी उनकी सीमाओं को तय करते हैं, उनका पुनर्निर्धारण यानी रीएडजस्टमेंट करते हैं, रीड्रॉवल करते हैं, उसको डीलिमिटेशन बोलते हैं। तो डीलिमिटेशन में दो चीजें बातें आपको याद रखनी है। पहला क्या है, जस्ट अ मिनट, पहला क्या है कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी देश के चुनावी क्षेत्रों के सीमाओं के बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना, पुनर्निर्धारण करना, फिर से उनको रीड्रॉ करना। और दूसरा पहला कंपोनेंट ये है कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बाउंड्री को हम रीड्रॉ करते हैं। क्यों रीड्रॉ करते हैं देखेंगे। और दूसरी चीज है इसमें, दूसरी बात क्या है कि जहां जहां कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है, वेयर कॉन्स्टिट्यूशनली परमिटेड, रीएडजस्टिंग द एलोकेशन ऑफ सीट्स अमॉन्ग द स्टेट्स का लोकसभा में कितना रिप्रेजेंटेशन होगा, स्टेट्स का लोकसभा में कितने सीट्स होंगे, इसको रीएडजस्ट करना। तो ये मेनली दो चीजें होती हैं डिलिमिटेशन का, ये मतलब है। तो हमने देखा कि स्टेट्स
कंस्टिट्यूएंसी, चुनावी क्षेत्रों के बाउंड्रीज को एडजस्ट करना, इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज के बाउंड्रीज को हम यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। और दूसरा कि डिफरेंट स्टेट्स का लोकसभा में कितने सीट्स होगा इसको देखें। तो बेसिकली दो चीजें हैं। पहला क्या है इसमें डिलिमिटेशन में, रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स अमॉन्ग स्टेट्स, दो अलग अलग स्टेट्स के बीच का कितने सीट्स जाएंगे लोकसभा में उसको देखना, उसको रीएडजस्ट करना, पुनर्निर्धारित करना। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टेट ए है, इसकी 20 लोकसभा सीट है, और स्टेट बी है, इसकी 10 लोकसभा सीट है। ठीक है, ये दो स्टेट्स हैं हमारे पास। अब अगर यहाँ पे इन दोनों स्टेट्स में पॉपुलेशन जब देखते हैं, दिख रहा है कि नहीं जनसंख्या में काफ़ी चेंज आ गया है, पॉपुलेशन में काफ़ी बदलाव आ गया है, सिग्निफिकेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन में इतनी बदलाव आ गया है कि उसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो ये रेशियो बदलता है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये बदलेगा। इसको बोलते हैं इंटर स्टेट अलोकेशन। इंटर स्टेट, दो स्टेट्स के बीच लोकसभा में कितनी सीट्स होंगी इसको बोलते हैं। क्लियर है। अब हम दूसरा जो देखे थे कि चुनावी क्षेत्रों के सीमाओं यानी रीएडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उनकी बाउंड्री, चुनावी क्षेत्रों कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री क्या होगी, चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं क्या होगी, इसको देखेंगे। तो ये जब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, जब हम रीड्रॉ करते हैं तो एक स्टेट के अंदर हम बात करते हैं। मान लीजिए कोई एक स्टेट ए है, हमारे पास स्टेट ए है, इसकी लोकसभा में 20 सीट्स हैं। तो ये 20 सीट्स 20 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से आएंगी, अलग अलग चुनावी क्षेत्रों से आएंगी। अब मान लीजिए कि इसी स्टेट ए में 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का हम एग्जांपल लेते हैं। एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ की पॉपुलेशन 30 लाख है, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ की पॉपुलेशन 12 लाख है, और एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ की पॉपुलेशन 25 लाख है। अब आपको नहीं लगता कि एक ही स्टेट के अंदर 3 अलग अलग सीट्स पे 3 तरीके का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है? चलिए 25 लाख और 30 लाख का डिफरेंस उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन 12 लाख से 25 लाख का डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। 12 लाख से 30 लाख का डिफरेंस आपको नहीं लगता ये 2.5 गुना से भी ज्यादा है? राइट। सो अब इतना ज्यादा पॉपुलेशन चेंज होगा। एक ही स्टेट में एक चुनावी क्षेत्र है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पे 12 लाख लोग एक अपने एमपी को भेज रहे हैं। उसी दूसरे स्टेट में एक ऐसा चुनावी क्षेत्र है जहां पे 30 लाख लोगों पे एक एमपी है, और एक ही स्टेट की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? पॉपुलेशन इम्बैलेंस है। यहाँ पे फिर हमें उस पार्टिकुलर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीड्रॉ करना होगा। और किस तरह से रीड्रॉ करना होगा? ताकि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये मोटा मोटी मोर और लेस पॉपुलेशन के, जनसंख्या के प्रोपोर्शन में हो। तो इसको बोलते हैं इंटर स्टेट डिलिमिटेशन। 2 तरीके का हमने देख लिया, इंट्रा स्टेट 2 स्टेट्स के बीच में लोकसभा के सीट्स कितने होंगे, और इंटर स्टेट क्या होगा कि एक ही स्टेट के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब पॉपुलेशन का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है तो हमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बाउंड्री को चेंज करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? ताकि ये जो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है वो मोटा मोटी सेम हो जाए। देखिए 25 से 30 लाख चलेगा, लेकिन 25 से 10 लाख नहीं चलेगा, 10 लाख और 30 लाख नहीं चलेगा। क्लियर है? ये 2 चीजें हो गई डिलिमिटेशन की। अब हमें देखना ये है, अब समझ में आ गया होगा कि मोटा मोटी डिलिमिटेशन पॉपुलेशन के हिसाब से हम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। अब पूरी की पूरी कहानी इसी के अराउंड रिवॉल्व करती, राइट। तो सवाल ये है कि हमें डिलिमिटेशन चाहिए क्यों, करना क्यों पड़ता? देखिए सबसे पहले फंडामेंटल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, सबसे डेमोक्रेसी की एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि जैसी आबादी वैसा रिप्रेजेंटेशन, जैसी आबादी वैसा रिप्रेजेंटेशन, राइट। जितनी पॉपुलेशन होगी उस पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इक्वल पॉपुलेशन को रफली, मोटा मोटी इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना है। ये हमने देखा, ये वही बात है जो हमने पीछे की कि रफली जैसी आबादी वैसा रिप्रेजेंटेशन। अब मान लीजिए 2 एमपी हैं, सेम हमने देखा एक एमपी जो है वो 20 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और दूसरा एमपी है वो भी गया है अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 40 लाख लोग हैं।
और 40 लाख लोगों ने एक को चुनकर भेजा है। और एक जगह है 20 लाख लोग, और 20 लाख पे एक, लोकसभा में 20 लाख पर एक एमपी बैठा हुआ है और दूसरा 40 लाख पे एक एमपी बैठा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस एमपी, ये जो कंस्टिट्यूएंसी ए है, यहाँ पे एक वोट का जो वेटेज है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू कंस्टिट्यूएंसी बी। लेकिन लेकिन डेमोक्रेसी की प्रिंसिपल क्या है कि जैसा पॉपुलेशन वैसा रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ तो हमें वो देखने को मिल नहीं रहा है। 20 लाख पे भी एक एमपी है, 40 लाख पे भी एक एमपी है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब पॉपुलेशन बदलती है तो बाउंड्रीज जो हैं, इलेक्टोरल बाउंड्रीज यानी चुनावी क्षेत्र की जो बाउंड्रीज हैं वो डिस्टॉर्टेड हो सकती हैं। इसीलिए जब भी पॉपुलेशन चेंज होगा कंस्टिट्यूएंसी में इम्बैलेंस होगी ही होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन करना है। और जहाँ भी कंस्टिट्यूएंसी चुनावी क्षेत्र में इम्बैलेंस होगी वहाँ किसकी ज़रूरत पड़ेगी? डिलिमिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है ये? लेकिन इंडिया में सब कुछ इतना सिंपल नहीं है। वी आर कॉम्प्लिकेटेड नेशन। इंडिया क्या है? थोड़ी सी कहानी हमारी कॉम्प्लिकेटेड है। क्या कॉम्प्लिकेटेड है कि वैसे स्टेट ठीक है, पॉपुलेशन के बेसिस, पॉपुलेशन के हिसाब से एडजस्ट करना है, बट सवाल ये है कि क्या वैसे स्टेट्स जिन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया है सक्सेसफुली, वो अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन खो दें? ये सवाल है। आगे देखते हैं इसको। यही है हार्ट ऑफ कंट्रोवर्सी, यही नॉर्थ साउथ डिबेट है, और इसी वजह से 131st अमेंडमेंट बिल आपका अटका हुआ है। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देख लेते हैं, उसके बाद हम सब कुछ देखेंगे। देखिए, जब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की तो 4 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 82, 170, 330 और 332। ये चारों आर्टिकल्स आपके डिलिमिटेशन से रिलेटेड है। अब सबसे पहले हम देख लेंगे आर्टिकल 82 क्या कहता है। तो आर्टिकल 82 जो है वो कहता है, 3 बातें हैं आर्टिकल 82 में। अगर आप समझ गए तो बात बन जाएगी। आर्टिकल 82 क्या कहता है? सबसे पहली बात, आफ्टर एवरी सेंसस। पहली बात, आफ्टर एवरी सेंसस। दूसरी बात, पार्लियामेंट में, व्हाट इज पार्लियामेंट में, इनैक्ट अ लॉ फॉर। पहली बात क्या है? आर्टिकल 82 क्या कहता है कि आफ्टर एवरी सेंसस। आर्टिकल 82 एक्शन में कब आएगा? आफ्टर एवरी सेंसस, हर सेंसस के बाद, जनगणना के बाद पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? वर्ड है मे, यानी पार्लियामेंट का मन किया, मेरी मर्जी, पार्लियामेंट का नहीं, मूड नहीं है, तो आर्टिकल 82 काम एक्शन में नहीं आएगा। सो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। किस लिए? अब यहाँ पे है किस लिए, द सवाल है किस लिए बताएगी। 2 बातें हैं, याद रखिएगा। पहला, हर सेंसस के बाद पार्लियामेंट चाहे तो एक लॉ बना सकती है। किस लिए? रीएडजस्टमेंट ऑफ अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल टू द स्टेट्स। हाउस ऑफ पीपल माने लोकसभा। लोकसभा में स्टेट्स के कितने रिप्रेजेंटेशन होंगे, स्टेट्स के कितने सीट होंगे, इसको रीएडजस्ट करने के लिए पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। पहली बात। और दूसरी बात, प्लस देखिए यहाँ पे है प्लस। दूसरी बात क्या है? अब इस पर्पस के लिए स्टेट्स का जब सीट रीएडजस्ट हो रहा है, कोई स्टेट है 20 सीट को 22 किया जा रहा है, किसी स्टेट के 20 सीट को 18 किया जा रहा है, तो स्टेट के अंदर जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, चुनावी क्षेत्र हैं, उनको भी तो रीएडजस्ट करना होगा। तो दूसरा कि इस पर्पस के लिए जब स्टेट्स के लोकसभा में सीट को रीएडजस्ट किया जा रहा है तो उस स्टेट के अंदर चुनावी क्षेत्र को भी तो बांटना पड़ेगा। तो दूसरा पर्पस है डिवीजन ऑफ स्टेट्स इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये आर्टिकल 82 किसके लिए है? याद रखिएगा, आर्टिकल 82 लोकसभा के लिए, 82 लोकसभा के लिए। लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। अब जो बात लोकसभा के लिए है वही बात 170 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की है। लेकिन याद रखिएगा, लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। तो पार्लियामेंट किस लिए लॉ बनाएगी? कि पहली बात कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के में कितनी सीट्स होंगी उसको बढ़ाना है या घटाना है, इसके लिए। और दूसरा, उस रीएडजस्टमेंट के हिसाब से स्टेट्स के को कितने विधानसभा क्षेत्रों में बांटा जाए, यानी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बाउंड्री को रीएडजस्ट करना होगा, राइट।
तो उसके लिए ये दो बातें हो गई। याद रखिएगा आर्टिकल 82 किसके डिलिमिटेशन से जुड़ा हुआ है? लोकसभा के। 170 स्टेट असेंबली यानी विधानसभा के। यहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन खत्म नहीं हो जाता है, बाकी स्टूडेंट्स यहीं तक खत्म कर देते हैं। 330 और 332 भी इंपॉर्टेंट है। 330 क्या कहता है कि स्टेट्स का शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का लोकसभा में कितना रिजर्वेशन होगा, ये कौन सा आर्टिकल डील करता है? ये डील करता है 330। क्लियर है? और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का स्टेट असेंबली, विधानसभा में स्टेट असेंबली में कितना रिप्रेजेंटेशन होगा, ये कौन सा आर्टिकल डील करता है? ये 332 डील करता है। याद रखिएगा, ठीक है। सो डिलिमिटेशन ऐसा नहीं है कि हमने राज्यों के जो स्टेट्स के जो सीट्स हैं लोकसभा में उसको बदल दिया, इतना ही है, नहीं। डिलिमिटेशन में SC ST के लिए भी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व किए जाते हैं वो भी डिलिमिटेशन का ही पार्ट है। याद रखिएगा। अब सवाल ये है कि डिलिमिटेशन इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, राइट, इंडिया की पूरी पॉलिटिकल जियोग्राफी को चेंज कर सकती है ये डिलिमिटेशन, करती ही है। देखेंगे अब तक 4 बार हो चुका है। तो करता कौन है ये? इतना पावरफुल है कौन? तो देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जब भी डिलिमिटेशन की बात आएगी, अनुच्छेद 82 का दूसरा वर्ड याद रखिएगा, पार्लियामेंट में बाय लॉ। कौन करेगा ये? कौन शुरुआत करेगा डिलिमिटेशन के प्रोसेस का? पार्लियामेंट। कैसे करेगी? कानून बना के। तो कैसे करना होगा प्रोसेस में? सबसे पहले क्या होता है? पार्लियामेंट एक्शन में आती है। याद रखिएगा कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है डिलिमिटेशन, पार्लियामेंट एक्शन में आती है और एक कानून बनाती है जिसको बोलते हैं डिलिमिटेशन एक्ट। अब इस डिलिमिटेशन एक्ट के अंदर एक फ्रेमवर्क देती है कि आपको कैसे कैसे डिलिमिटेशन करना, बड़ी बड़ी बातें उसमें होती है। क्लियर है? अब ये डिलिमिटेशन एक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है। क्या पावर देती है? कि देखिए, हमने कानून बना दिया है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक कमीशन बनाएगी खुद। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर तो आपका डिलिमिटेशन करेंगे नहीं, फिर वो एक कमीशन बनाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमीशन बनाती है जिसको क्या कहते हैं? बताइए। डिलिमिटेशन कमीशन। क्रोनोलॉजी समझ लिया आपने? क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, उस लॉ को क्या कहेंगे? डिलिमिटेशन एक्ट। अब पार्लियामेंट लॉ बनाकर क्या कहेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को कहेगी कि देखिए अब आप डिलिमिटेशन करिए। ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास इतना टाइम है? नहीं टाइम है। वो जेनजीज को गटर गटर करेंगे, राइट। एनीवे, वापस आते, ये मेरे शब्द नहीं है, ओके। सो यस, सो वो एक कमीशन बनाएंगे जिसका नाम होगा डिलिमिटेशन कमीशन। अब ये कमीशन, ये जो कमीशन है डिलिमिटेशन, ये इसका काम है डिलिमिटेशन परिसीमन एक्सरसाइज को कैरी करना। सो क्लियर है? इंडिया में अब तक 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बन चुके हैं, यानी 4 बार ये परिसीमन एक्सरसाइज हो चुका है। कब कब हुआ? याद रखिएगा, इंडिया में कितनी बार डिलिमिटेशन हो चुका है? 4 बार हो चुका है। कब कब हुआ है? सबसे पहली बार हुआ था 1952 में। और हमें पता है कि जब भी डिलिमिटेशन कमीशन, मैं कहूँगी कि इंडिया में 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बना है, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इसके पीछे एक एक्ट होगा, पार्लियामेंट में बाय लॉ। 82 यहीं से शुरू होता है, 82 यहीं से शुरू होता है। तो कमीशन, पहला कमीशन कब बना? 1952 में। इसके पीछे एक लॉ होगा, डिलिमिटेशन एक्ट 1952। दूसरा कब बना? 1963 में। इसके पीछे भी एक एक्ट होगा। तीसरा कब बना? 1973 में। इसके पीछे भी एक्ट है। एंड फोर्थ 2002 में। तो लास्ट डिलिमिटेशन कमीशन कब बना था? 2002 में। इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा इसके काम नहीं हुए थे। और इस डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर्स जो थे उसके ये फोर्स में आए थे 2002 वाले डिलिमिटेशन के, ये 2008 में इसके ऑर्डर्स फोर्स में आए थे, याद रखिएगा। अब ये डिलिमिटेशन इतना पावरफुल है, मैं आपको बता दूं कि इसके जो ऑर्डर्स होते हैं मामूली ऑर्डर नहीं है। सिविल कोर्ट ये ऐसे नहीं है कि नहीं ठीक है ये कह दिया और हमने मान लिया। इसके जो ऑर्डर्स हैं, इनके ऑर्डर्स होते हैं फोर्स ऑफ लॉ, कानून की ताकत। इसने जो लिख दिया वो लिख दिया। और आप कोर्ट में भी नॉर्मली आप कोर्ट नहीं जा सकते कि माई बाप डिलिमिटेशन वालों ने कुछ गड़बड़ कर दिया, मेरा विधानसभा क्षेत्र में इस घर में था, इस विधानसभा क्षेत्र या इस लोकसभा क्षेत्र में पड़ता था घर, अब मैं बदल के इसमें आ गया। नहीं,
डिलिमिटेशन ने जो कह दिया सो कह दिया। इट्स काइंड ऑफ जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन हो रही थी और उस समय के जो हमारे वायसराय थे उन्होंने मैप पे भी, वो कभी ग्राउंड पे नहीं गए बट उन्होंने मैप पे एक बाउंड्री ड्रॉ कर दी जिसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, वो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर बन गई। उसी तरह से डिलिमिटेशन कमीशन है, यू कैन नॉट चैलेंज, आप इसके ऑर्डर्स को चैलेंज नहीं कर सकते। क्लियर है ये? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन के जो ऑर्डर्स होते हैं उनकी ताकत है फोर्स ऑफ लॉ एंड यू कैन नॉट ऑर्डिनरीली चैलेंज दिस इन कोर्ट। आप कोर्ट में नहीं जा सकते, हर दूसरे दिन नहीं जा सकते, राइट? अब हिस्ट्री देख लेते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करेंगे। 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ और हमने अपने आप को सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया, दैट वी आर सोवरेन, वी आर डेमोक्रेटिक एंड वी हैव अ रिपब्लिक। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रिंसिपल बताया कि कैसे रिप्रेजेंटेशन, किस बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन होगा डेमोक्रेसी में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि सीधी सी बात है भाई, हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, हम पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन देंगे। डेमोक्रेसी मतलब क्या? आपका रिप्रेजेंटेशन है, राइट? इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है आपका। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने 1950 में कहा कि रिप्रेजेंटेशन को कैसे रखना है। तो कहा गया कि पॉपुलेशन बेस्ड, जितनी जैसी पॉपुलेशन वैसा आपका रिप्रेजेंटेशन। 1952 में हमने देखा कि पहला डिलिमिटेशन कमीशन बना था। ये किसी सेंसस के बेसिस पे ही होगा। अनुच्छेद 82 आर्टिकल 82 का पहला वर्ड है आफ्टर एवरी सेंसस। तो जब भी डिलिमिटेशन कमीशन की बात आएगी, दो बातें होंगी, एक तो पार्लियामेंट का एक्ट उसके पीछे होगा और दूसरा कि वो एक सेंसस के बाद, एक जनगणना के बाद वो हुआ होगा। तो 1952 में पहला जो डिलिमिटेशन कमीशन बना है वो किसी एक सेंसस के बाद, 1951 के सेंसस के बाद। हमने देखा था कि दूसरा डिलिमिटेशन कमीशन 1962-63 में बना था, उसके पीछे भी एक जनगणना होगी, वो थी 1961 की। 1972-73 में भी एक डिलिमिटेशन कमीशन बना था, उसके पीछे भी एक जनगणना है, वो है 1971। और 1970 से 80 का जो डिकेड है, दशक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे आता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और जहाँ भी 42nd अमेंडमेंट आएगा वो हर चीज़ को टच करता है। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, आप उसमें बिना 42nd अमेंडमेंट एक्ट को छुए बिना नहीं निकल सकते। तो आइए 1972-73 में आ गए हम। 1971 की जनगणना के बेसिस पे हमने डिलिमिटेशन कमीशन बनाया है, परिसीमन हुई है, डिलिमिटेशन हुआ है। 1976 आ गया है, इमरजेंसी लगा हुआ है, 42वां संविधान संशोधन आता है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट आता है और इस अमेंडमेंट एक्ट से लोकसभा में स्टेट्स की कितनी सीट होंगी और स्टेट असेंबली में यानी विधानसभा में हर स्टेट असेंबली में कितनी सीट्स होंगी, उसके नंबर को फ्रीज कर दिया जाता है। किसके बेसिस पे? कि 2000, देखिए यहाँ पे 1971 में सेंसस हुआ है, जनगणना हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद डिलिमिटेशन हुआ है, यानी नंबर्स बदले गए हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में भी नंबर बदले गए हैं, लोकसभा में भी नंबर बदला गया 1971 के सेंसस के बेसिस पे। अब 1976 में अमेंडमेंट ला करके सरकार कहती है कि 1971 के सेंसस के बेसिस पे लोकसभा में जो सीट्स में बदलाव की गई हैं और हर राज्यों की विधानसभा में जो सीट्स बदले गए हैं उसको फ्रीज किया जाता है। उसको फ्रीज किया जाता है। कब तक? हम देखेंगे। अब पूछा गया कि क्यों फ्रीज किया जा रहा है। देखिए, हर साल सरकार का सिंपल रेशनल ये था कि देखिए, साउथ के जो स्टेट्स हैं, वैसे स्टेट्स जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी, जो केंद्र सरकार की पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी है, उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है उन्होंने, अपने स्टेट के लोगों के एजुकेशन पे, ग्रोथ पे, डेवलपमेंट पे, उनके जॉब पे, वहाँ पे एफर्ट लगाया है और सक्सेसफुली उन्होंने अपनी राज्य की आबादी कंट्रोल की है। तो हम उनको पनिश नहीं कर सकते कि जस्ट बिकॉज उनका पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो गया तो उनके हर साल उनके नंबर्स कम हो और ऐसे स्टेट्स जिनका पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है उनके नंबर्स बढ़ते जाएं। तो इसीलिए 1976 के 42nd अमेंडमेंट में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में जो सीट्स थे जो कि 1971 के सेंसस के बेसिस पे एडजस्ट किए गए थे, उसको फ्रीज कर दिया गया। क्लियर है ये? और ये कब तक फ्रीज था? कॉन्स्टिट्यूशन ने क्यों कहा कि देखिए, ये जो मैंने कहा कि
किसी ऐसे स्टेट को डिसइंसेंटिव, ऐसा स्टेट नुकसान में नहीं जाना चाहिए जिसने नेशनल इशू, नेशनल इंटरेस्ट में काम किया हो। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने रिप्रेजेंटेशन को 1971 के सेंसस के बेसिस पे फ्रीज कर दिया। और याद रखिएगा कि ये अमेंडमेंट, ये फ्रीज कब तक रहा, ये 42nd अमेंडमेंट ने कहा कि ये फ्रीज कब तक चलेगा, वर्ड इंपॉर्टेंट है, आफ्टर फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2000 के बाद जब भी सेंसस हो सकता है। देखिए 2001 में आइडियली होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि 2001 में हो ही जाए। तो इन्होंने कहा कि फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2000। तो 42nd अमेंडमेंट से जो फ्रीज रहा आया वो कब तक के लिए था? 42nd अमेंडमेंट 1976 से जो फ्रीज आया वो कब तक के लिए था? फर्स्ट सेंसस 2000 के बाद जो पहला सेंसस है। अब आइए 2000 हो चुका है, 2001 में सेंसस होना है। तो हमारे उस समय की सरकार और उस समय की जो पार्लियामेंट है, अमेंडमेंट जब भी बात होगी वो पार्लियामेंट के कंसेंसस से बनता है, राइट। उस समय 2001 की पार्लियामेंट है, उसको लगा कि नहीं, अभी हम रेडी नहीं है कि इस फ्रीज को हटा दें और लोकसभा के सीट्स में चेंज करें, क्योंकि 1976 में सरकार ने सोचा था कि हम फ्रीज, ये जो नंबर्स हैं इनको फ्रीज करके हम नॉर्थ की स्पेशली जो स्टेट्स हैं उनके एजुकेशन, उसकी पॉपुलेशन को के एजुकेशन पे काम करेंगे, वहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे। लेकिन जब 2001 आया और बात आई कि अब फ्रीज हटाना चाहिए, तो देखा गया कि नहीं, हम सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। अगर आज हम ये फ्रीज हटा देते हैं तो जो साउथ के स्टेट्स हैं उनको बहुत नुकसान होगा। तो उन्होंने 2001 में फिर से एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया जिसका नंबर है 84th। तो 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001 से ये जो फ्रीज था 42nd अमेंडमेंट एक्ट का, उसको एक्सटेंड कर दिया गया। कब तक? आफ्टर फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026। ये फ्रीज कब तक एक्सटेंड किया गया? 2026 के बाद पहला सेंसस, ये जब भी हो। इसीलिए ये 2026 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 इसीलिए बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव ईयर है, और इसलिए मैंने कहा था कि 2026 की पॉलिटिक्स कैसी होगी। इवन 2026 शुरुआत तो नहीं है, माहौल तो अभी गर्म हुआ है, ये 24-23 से ही बन रहा था माहौल। तो 2020 के बाद की पॉलिटिक्स कैसी होगी ये कब डिसाइड कर दिया गया था? 2001 में, जब हमने 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जो फ्रीज किया गया था लोकसभा और विधानसभा के सीट्स को, उसको एक्सटेंड किया। कब तक? 2026 के बाद पहले सेंसस की। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 2003 में एक और अमेंडमेंट लाया गया। ये क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्रोनोलॉजी समझिए, ठीक है? क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं ना आप? एनीवे, तो 87th अमेंडमेंट एक्ट से एक 2003 में एक अमेंडमेंट लाया गया। कहा गया कि स्टेट्स, देखिए प्रेजेंटेशन हमेशा कैसे होना चाहिए? पॉपुलेशन की बेसिस पे। तो उन्होंने कहा गया कि स्टेट्स का जो टोटल सीट है उसको तो हम नहीं चेंज कर सकते, राइट। किसी स्टेट मान लो ये है, इसका 20 सीट है लोकसभा में, तो इस 20 सीट को तो हम नहीं चेंज कर सकते, ये फ्रीज हो चुका है। लेकिन इस 20 सीट को का क्या होगा? 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, चुनावी क्षेत्र होंगे, राइट। तो इंटरनली तो हो सकता है ना कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन ज़्यादा हो, किसी में कम हो, तो हम इंटरनल एडजस्टमेंट अलाउ कर देते हैं कि ये कोई स्टेट मान लो एक्स है, इसके 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो इसका इंटरनल एडजस्टमेंट हम अलाउ कर देते हैं, लेकिन ये नंबर हमेशा फिक्स रहेगा। तो बेसिकली 87th अमेंडमेंट एक्ट से हमने नंबर तो वही रखा, लेकिन इंटरनल रीएडजस्टमेंट को अलाउ कर दिया कि ये 20 सीट कैसे जाएंगी, कौन सा क्षेत्र आज तक जो इस 2003 से पहले जो क्षेत्र किसी और इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में होगा, हो सकता है इस अमेंडमेंट के बाद रीएडजस्टमेंट हुआ हो तो वो किसी और में आ गया हो, राइट। क्लियर है ये? सो हमने 87th अमेंडमेंट से फ्रीज कंटिन्यू रखा, रीएडजस्टमेंट हमने अंदरूनी बदलाव हमने अलाउ कर दिए। इसके बाद आइए कि 2026 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन ने ना ये फ्रीज को परमानेंट नहीं रखा था। 1976 में भी हमने कहा था कि देखिए हम ये फ्रीज इसलिए रख रहे हैं, 2000 के बाद का पहला उन्होंने सेंसस कहा था, यानी लगभग उन्होंने 25 साल के आसपास लिया। उन्होंने कहा कि देखिए हम डेवलपमेंट में काम करेंगे, हम एजुकेशन पे काम करेंगे, हम नॉर्थ में, स्पेशली नॉर्थ की जो स्टेट्स हैं उस पर पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे, और 25 साल इनफ है। उसके बाद हम ये फ्रीज हटा देंगे और विधानसभा के सीट्स भी बढ़ा देंगे, लोकसभा में स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन में बदलाव होंगे।
राइट। तो कभी भी ये परमानेंट नहीं था। लेकिन 1971 पहला फ्रीज क्या था, 1971 में किया गया पहला फ्रीज 1971 के पॉपुलेशन के बेसिस पे, और 2001 में इस फ्रीज को एक्सटेंड कर दिया गया। कब तक? फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब अगला सेंसस 2026 तो आ गया, तो फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026 कब से है? 1 मार्च 2027 से ये स्टार्ट हो रहा है, राइट। सो अब ये सवाल ये है कि ये सेंसस तो हो जाएगा, अब सेंसस के बाद डीलिमिटेशन होगा, तो डीलिमिटेशन के बाद ये जो सीट्स का रिप्रेजेंटेशन है ये कैसे होगा? और यहीं से ये जो नॉर्थ साउथ डिबेट है उसका हार्ट यहीं से शुरू होता है कि सेंसस तो होगा 1 मार्च 2027 तक, 1 मार्च 2027 में सेंसस भी होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन भी होगा। लेकिन बात तो यही है, यूपी की आप आबादी उठाकर देख लीजिए, मुझे तो लगता है डबल करना होगा उसका सीट। और अकेला यूपी लोकसभा के यूपी की अभी भी इतनी सीट्स हैं, 80 सीट्स हैं, कि अकेला यूपी भारी पड़ जाता है पूरे साउथ इंडिया को मिला दे तो, और बाकी स्टेट्स पूरे देश की पॉलिटिक्स डिटरमाइन कर देता है यूपी। तो आज भी तो सिचुएशन वही है, साउथ के पॉपुलेशन और कम हुई है, नॉर्थ का पॉपुलेशन और ज़्यादा हुआ है। तो यानी नॉर्थ इंडिया हमेशा और डोमिनेशन में आएगा, क्योंकि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है किसके बेसिस पे है? पॉपुलेशन के बेसिस पे है। तो ये नॉर्थ साउथ डिबेट है। अब ये तो आपने समझ गए, ये तो वही बात है कि एग्जैक्टली क्या है, पॉपुलेशन है। सदर्न स्टेट कहती है, देखिए सदर्न स्टेट्स का आप कहना है कि देखिए हमने तो नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी इंप्लीमेंट किया, नेशनल गवर्नमेंट की पॉलिसी, उन्होंने कहा पॉपुलेशन कंट्रोल करो, हमने किया, हमने ग्रोथ पे काम किया, हमने डेवलपमेंट पे काम किया, हमने अपने स्टेट्स के लोगों को एजुकेशन दिया, जॉब दी, सारी हमने डेवलपमेंटल वर्क किए हैं। लेकिन क्या हम डेवलपमेंटल वर्क करके और नेशनल कंट्रोल पॉलिसी को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करके हमने कोई गलती की है कि हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए? ये बात है साउथ के स्टेट्स का, ये सवाल है। क्लियर है ये? अब देखेंगे कि 2026 के डिलिमिटेशन पैकेज में है क्या। अभी भी ये बिल पेंडिंग है, हालांकि पार्लियामेंट साइनाडाई हो गई है, पर बिल तो पेंडिंग है, राइट। तो बेसिकली याद रखिएगा, ये स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है कि 3 बिल 16 अप्रैल 2026, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 3 बिल इंट्रोड्यूस किए गए पार्लियामेंट में। 3 बिल्स थे, पहला 131st अमेंडमेंट बिल, दूसरा डिलिमिटेशन बिल, और तीसरा यूटी लॉज अमेंडमेंट बिल। अब 131st अमेंडमेंट बिल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक ये अमेंडमेंट बिल पास नहीं होगा, ये डिलिमिटेशन बिल 2026 और यूटी लॉ अमेंडमेंट बिल, ये दोनों किस पे डिपेंडेंट है? 131st अमेंडमेंट बिल। अगर ये पास नहीं होगा तो इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। अमेंडमेंट मतलब कि हम संविधान में चेंज कर ले, पार्लियामेंट से मंजूरी मांग रहे हैं कि भाई हमको इजाज़त दो डिलिमिटेशन करने की, तो इसको ये इनेबलिंग बिल है। यानी जब तक 131st अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट से पास नहीं होता और राष्ट्रपति जी इसको मंजूरी नहीं देते हैं, डिलिमिटेशन बिल का कुछ नहीं हो सकता, यूटी लॉ अमेंडमेंट बिल का कुछ नहीं हो सकता। डिलिमिटेशन बिल में क्या होगी, कैसे डिलिमिटेशन होगा उसकी बात होगी, और यूटी लॉ अमेंडमेंट बिल यानी दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर में ये अमेंडमेंट के बाद और इस डिलिमिटेशन के बाद क्या चेंजेज होंगे, वो यूटी लॉज अमेंडमेंट बिल में डील किया गया था। क्लियर है ये? सो बात यह है कि डिलिमिटेशन बिल अपने आप में ऑपरेट नहीं कर सकता, इसके लिए पहले 131st अमेंडमेंट बिल का पास होना जरूरी है, राइट। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रपोज किया है कि ये जो फ्रीज है, ये जो 131st अमेंडमेंट बिल है, इसमें क्या था कि ये जो फ्रीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीज है, इसको हम चेंज करते हैं और साथ ही साथ डिलिमिटेशन को करते हैं। 131st अमेंडमेंट में यही है। याद रखना ये है कि लिंक है यहाँ पे, वुमेन रिजर्वेशन, डिलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन में एक लिंक है, इसको हम देख लेते हैं। सो 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, याद रखिएगा 2023 में लाया गया था 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें लोकसभा और विधानसभा में वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन किससे लिंक है? सेंसस होगा, यानी इम्प्लीमेंटेशन कब होगा? जब जनगणना होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद नए सीट्स और कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेंगे। ऑफ कोर्स डिलिमिटेशन होगा तो लोकसभा में सीट्स बदले जाएंगे, विधानसभा में सीट्स बदले जाएंगे, सीट्स बदले जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी चुनावी क्षेत्र बदले जाएंगे, और उसके बाद ये वुमेन रिजर्वेशन होगा। तो ये वुमेन रिजर्वेशन भी एक तरह से डिलिमिटेशन से कनेक्टेड है। समझ में आ गया कैसे? सेंसस होगा,
यानी जनगणना होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन होगा तो सीट्स बदले जाएंगे लोकसभा में भी और स्टेट असेंबलीज में भी, और सीट बदले जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी रिड्रॉल होगा, और उसके बाद वुमेन रिजर्वेशन इंप्लीमेंट होगा। क्लियर है ये? अब देख लेते हैं कि डिलिमिटेशन बिल में क्या था, कि डिलिमिटेशन बिल में कहा गया था, डिलिमिटेशन बिल 2026, इसमें कहा गया है एक नया डिलिमिटेशन कमीशन की बात की गई है, और साथ में साथ दूसरा कि डिलिमिटेशन एक्ट 2002 को रिपील करने की बात की। ऑफ कोर्स नया एक्ट आ रहा है तो पुराना एक्ट को रिपील किया गया। अब इसमें हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन में होते कौन है। सो बेसिकली डिलिमिटेशन कमीशन में एक चेयरपर्सन होते हैं जो कि या तो सर्विंग या फिर फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ही जज, चाहे वो आज सुप्रीम कोर्ट में है या फिर वो पहले रह चुके हैं, वही डिलिमिटेशन कमीशन के चेयरपर्सन बनेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर होंगे या फिर जो नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी को नॉमिनेट कर दे या फिर खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या फिर अलग अलग, और इसके अलावा अलग अलग स्टेट्स के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी होंगे, इस डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर होते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, प्लीज याद रखिएगा। डिलिमिटेशन कमीशन सिर्फ इलेक्शन कमीशन का एक्सरसाइज नहीं है, ये इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं एज अ मेंबर, या फिर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी को नॉमिनेट कर दे अपने बिहाफ में। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी होंगे उस पर्टिकुलर स्टेट के, राइट। अब जब भी याद रखिएगा आप कि जब भी डिलिमिटेशन कमीशन काम करता है तो क्या क्या कंसीडर करता है। डिलिमिटेशन कमीशन का क्या काम है? डिलिमिटेशन कमीशन का मेनली काम है स्टेट्स के लोकसभा में कितनी सीट्स होंगी ये देखना। तो अगर लोकसभा में सीट बन रहा है तो लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र भी तो डिसाइड करना होगा कि अगर 40 सीट्स है किसी का, तो एक स्टेट के अंदर एक स्टेट को 40 भागों में बांटना होगा ना लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र। उसी तरह से अगर डिलिमिटेशन कमीशन किसी स्टेट को के विधानसभा को 30 सीट देता है तो उस स्टेट को फिर से 30 अलग भागों में बांटना होगा, 30 विधानसभा क्षेत्रों में। ये काम है डिलिमिटेशन का। तो कमीशन क्या क्या कैसे डिसाइड करती है कि किसी स्टेट के किस एरिया को किस क्षेत्र में रखना है। तो उसमें कमीशन देखती है फिजिकल फीचर्स मतलब कि प्लेन है, उपजाऊ मिट्टी है, पहाड़ है, नदी है, जंगल है, क्या है। अब ऐसा नहीं कर सकती कमीशन की एक तरफ पहाड़ हो और एक तरफ गैंगेटिक प्लेन हो और उसको एक साथ कर दे, नहीं। पहाड़ वालों को एक तरह का फिजिकल फीचर को एक साथ रखेगी, और बहुत लंबे एरिया में अगर जंगल है तो उस एरिया को एक साथ रखेगी। अगर लंबे एरिया तक प्लेन है तो प्लेन वाले एरिया को साथ में रखेगी। फिजिकल फीचर्स रखती है। एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री यानी जो डिवीजन हो गए, डिस्ट्रिक्ट हो गए, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री है, कमीशन का कोशिश होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। कोशिश होती है कि जो भी विधानसभा क्षेत्र या फिर लोकसभा क्षेत्र डिवाइड किए जा रहे हैं वो जो एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज हैं, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री हो गए, डिवीजन की बाउंड्री हो गए, पुलिस स्टेशन हो गया, ये सब एक साथ मर्ज करे ताकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो। उसके बाद कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ कैसी है उस क्षेत्र में, राइट, उसको भी देखा जाता है कि ऐसा नहीं हो कि ऐसे जगह ऐसे 2 एरियाज़ को हम एक विधानसभा क्षेत्र बना दे कि पॉसिबल ही नहीं है उस एरिया में ट्रेवल करना, राइट। पब्लिक कन्वीनियंस और साथ में लोगों का कन्वीनियंस का भी ध्यान रखा जाता है, और ये सब फैक्टर्स मिला करके तब जा करके कमीशन जो है डिलिमिटेशन कमीशन किसी एरिया को विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में बांटती है, ये याद रखिएगा। अब 131st अमेंडमेंट बिल पिछली बार वोट हुई थी, फेल हो गई, तो क्योंकि अभी डिलिमिटेशन बिल और यूटी लॉ अमेंडमेंट बिल ये दोनों किससे रिलेटेड है? 131st अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड है। जब तक 131st अमेंडमेंट बिल पास नहीं होगी इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। तो ये बेचारे भी ऐसे ही लटके हुए हैं, ऐसी हमारी बात है। सो देखिए, डिलिमिटेशन ये पूरा का पूरा कहानी है। अब एक बार ये एक्ट बन जाएगा तो आपको पता है, आप समझ गए होंगे कि क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या इम्प्लीकेशन होंगे। आपने नॉर्थ साउथ डिबेट भी देख लिया, साउथ के स्टेट्स के क्या कंसर्न है ये भी देख लिया। आज ही अगर आप द हिंदू पढ़ें तो देखेंगे कि
तमिलनाडु के जो सीएम हैं उन्होंने प्रधानमंत्री से चिट्ठी लिखी है और कहा है कि अभी जो स्ट्रेंथ है उसको फ्रीज कर दीजिए, 800 प्लस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साउथ के स्टेट्स डिसएडवांटेज पे चले जाएंगे। उन्होंने डेवलपमेंटल वर्क किया है और उनका नेशनल पॉलिटिक्स में कोई से नहीं रह जाएगा, राइट। सो ये सारी चीज़ें आप समझ लिए। अब जब आप न्यूज़ पढ़ेंगे, अब जब आप डिलिमिटेशन और ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और इसके ऊपर कोई भी डेवलपमेंट होता है तो सिर्फ प्लस माइनस का एडिशन ही होगा, राइट। तो लास्ट चीज़ याद रखिएगा, आपके पीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि डिलिमिटेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। ये 4 चीज़ें हैं, याद रखिएगा। पहला है रीएलोकेशन ऑफ सीट्स अमॉन्ग स्टेट्स, यानी लोकसभा में स्टेट्स की कितनी सीट्स होंगी उसको रीएलोकेट करना, उसको एडजस्ट करना, ये डिलिमिटेशन का पार्ट है, आपको पता है। दूसरा, रीएडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज विद इन स्टेट्स। अब ये जो सीट्स बदले गए हैं लोकसभा में, इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स को अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में बांटना भी तो पड़ेगा, राइट। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा काम क्या होता है कि स्टेट्स को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी, अलग अलग चुनावी क्षेत्र में रीएडजस्ट करना, बांटना एक स्टेट के अंदर। तीसरा हो गया, हमने देखा था SC ST कॉन्स्टिट्यूएंसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का लोकसभा और विधानसभा में रिजर्वेशन होता है सीट्स का, तो कौन सा सीट जो होगा उसको रिजर्व किया जाएगा और उस सीट की बाउंड्री क्या होगी, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री क्या होगी, ये भी डिलिमिटेशन का पार्ट है। और चौथा, डिटर्मिनेशन ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्रीज, ये भी डिलिमिटेशन का पार्ट है। और 2026 का जो डिलिमिटेशन पैकेज है, इसमें सारी की सारी ये सारे डायमेंशन इवॉल्व करता है। स्पेशली यूपीएससी के लिए, मैं तो कहती हूँ बीपीएससी भी पूछ सकता है, स्टेट पीसीएस भी पूछ सकता है, बट यूपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर देखिए अगले साल डिलिमिटेशन तो क्वेश्चन तो आएगा, मेंस में पूछा जा सकता है। एक आपसे अच्छा खासा कंसेप्ट, आपके कंसेप्ट चेक करने के लिए कि 2026 जो पता नहीं सेंसस तो चलता है लंबा, 2026 का जो डिलिमिटेशन 131st अमेंडमेंट बिल है, डिलिमिटेशन एक्ट है, वो किस तरह से, उसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, प्रोज एंड कॉन्स, आपके पास सारा कुछ है। और पीटी पोटेंशियल पीटी क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको याद रखिएगा। और इस पे अब जो भी डेवलपमेंट्स होगा जब आप पढ़ेंगे, इट विल हेल्प यू। अब आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा दिक्कत हो तो आप इसको दोबारा भी सुन सकते हैं इस लेक्चर को। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, कुर्सी की पेटी आपने बांध ली है, तो मैंने कहा था कि अगर आप एक लेक्चर के एंड तक आते हैं तो आपको डिलिमिटेशन, इसका पूरा का पूरा इतिहास, भूगोल, नागरिक, संविधान, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आई एम डैम श्योर कि आपको समझ में आया होगा। जब भी डिफ़िकल्टी लगे आप इस क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा करेंट अफेयर्स का, उसको देखेंगे कि आज ही हिंदू में एक न्यूज़ आया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रिविलेज, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं, वो किस तरह से फंडामेंटल राइट्स के साथ उनका कन्फ्लिक्ट होता है, उस पर संविधान पीठ जो है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, वो उस पर सितंबर में डिबेट शुरू होने वाला है। तो मोस्ट लाइकली परसों नेक्स्ट हम इस टॉपिक को लेंगे। और जल्दी से जल्दी बीच बीच में जो गैप्स हो रहे हैं उसको भरने के लिए हम NCERT के क्लासेस भी शुरू करेंगे, ताकि आपका दिसंबर तक NCERT का बेस बन जाए। और उसके बाद हम लक्ष्मीकांत ले आएंगे और आपके बाकी चीज़ें होंगी। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू, राइट, थैंक यू।